So today we are going to start the new chapter. Name of the chapter is Biomolecules, है ना. आसान सा चैप्टर है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी है आप लोगों को समझने के लिए. सो नाउ व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल्स. तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स तो हम सबको पता है, कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स. और बायो रिलेटेड है बायोलॉजी से, और हम सबको पता है बायोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फाइन. तो बायोमोलिक्यूल्स को बोल सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसलिए कि देखो हम सबको पता है हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारी बॉडी जो है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और हर मॉलिक्यूल जो अलग अलग टाइप के हैं उनका अलग अलग है ना काम है, अलग अलग उनके जो है फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी सर्वाइव करती है, हमारी बॉडी के अंदर की ग्रोथ होती है ना. फॉर एग्जांपल जो है कार्बोहाइड्रेट्स हम सबको पता है. कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. इसी तरह हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन क्या होता है, हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो किसकी वजह से बनता है, प्रोटीन्स की वजह से. हेयर है, नेल्स हैं, है ना, बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो ग्रोथ है बेसिकली वो कौन करता है, वो प्रोटीन्स करते हैं. इसी तरह जो फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ना. उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है. जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्स्ट्रा तो फैट के ज़रिए से एनर्जी मिलती है, जिसे लिपिड्स भी बोला जाता है ना. लिपिड इज़ द मोर बायोलॉजिकल टर्म वी कैन से. उसके बाद में जो है न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, है ना. न्यूक्लिक एसिड्स भी क्या होते हैं, हम सबको पता है बेसिकली डीएनए आरएनए जो होते हैं, ये हमारे जो है जेनेटिक्स के अंदर काम आते हैं ना. हेरिडिटी जो पेरेंट्स से जो है चाइल्ड के अंदर जो ट्रांसफ़र होती है ना, जो जेनेटिक्स है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं ना. बायोलॉजी के बच्चों को ये सब चीज़ें पता ही है ऑलरेडी. तो वो जेनेटिक्स का काम करने वाले कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. उसी के साथ साथ एंजाइम्स होते हैं, है ना. उसी के साथ साथ विटामिन्स होते हैं. तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं. ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स. क्यों, इसलिए कि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और हर एक जो अलग अलग कैटेगरी है उनका एक बहुत ही वाइटल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में. कोई एक मॉलिक्यूल की भी फंक्शनैलिटी अगर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर उसके बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं. ठीक है. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो डेफिनेशन देख लीजिए एक मरतबा. द मॉलिक्यूल्स एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, विच आर प्रेजेंट इन द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की के अंदर जो है जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बायोमोलिक्यूल्स. एग्जांपल हम सबको अभी हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, है ना. दे ऑल आर नथिंग बट द बायोमोलिक्यूल्स. तो इसमें तीन हमको बहुत डिटेलिंग में पढ़ना है इस चैप्टर में. पहला है कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी सबसे ज़्यादा डिटेल है, देन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, है ना. ये तीन जो है बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनको हमको पूरा डिटेल में, और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेसिकली हमको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ज़्यादा फोकस किस पर करना है, इनके केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर, कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका फार्मूला क्या होता है, ये बनते कैसे हैं, है ना. ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है इस चैप्टर में, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में पढ़ना है. ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना. सो द नेम ऑफ द फर्स्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखिए नाम से को, अगर नाम के ऊपर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स दो वर्ड से मिलकर बना है. एक है कार्बो, है ना. कार्बो यहाँ पर यूज़ हो रहा है कार्बन के लिए. ठीक है. ये क्या है, कार्बो फॉर कार्बन. और हाइड्रेट्स किसको बोलते हैं, हाइड्रेट्स जो है बोला जाता है वाटर को, है ना. हाइड्रेशन, है ना. हाइड्रा है वाटर, हाइड्रा वाटर को बोलते हैं, और हाइड्रेट्स मतलब जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हों. तो अगर हम लोग डेफिनेशन के ऊपर अगर गौर करते हैं, तो अगर नाम से डेफिनेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड विच आर नथिंग बट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. यस और नो बोल सकते हैं ना. दे आर नथिंग बट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इसका मतलब कार्बन के साथ क्या अटैच है, पानी अटैच है. कार्बन होगा, पानी होगा, उन दोनों को मिला दो तो हम लोग क्या बोल देंगे, दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स. आगे बात समझ में. तो एक ओल्ड डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स की है, ये वही डेफिनेशन है. ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है, दे आर नथिंग बट द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, के कार्बन एटम्स के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं. सो वो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. ठीक है. तो अब उनका जो जनरल फार्मूला है अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन वो है CxH2OY. मतलब क्या हो गया, कुछ क्वांटिटी किसकी होगी, कार्बन की होगी, और कुछ क्वांटिटी किसकी होगी, वाटर की होगी, है ना. H2O
H2O क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो लेट्स से 4-5 कार्बन ले लिया, उसके साथ 5-6 वाटर अटैच है, तो उन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोल देंगे। समझ में आती है बात। और ये जो डेफिनेशन है ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। हम लोग उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, हम सबको पता है ग्लूकोज एक सबसे ज़्यादा मतलब ईजी और सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब जिस आसानी से जिसमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है हमारे पास, C6H12O6। इसको मैं अगर इस ढंग से लिखूँ, देखो C6 लिखा मैंने और इसको अंदर लिखता हूँ H2O, ठीक है, H2O, और बाहर लिख दिया मैंने 6 लिख दिया। अब ज़रा काउंट करिए, C6 कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन 2 × 6 12 हो गई एंड ऑक्सीजन 1 × 6 हो गई। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, C6H2O6, तो इसका मतलब एक से यहाँ पर 6 हो गया, वहाँ यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। तो हम लोग जो है ग्लूकोज के फॉर्मूले को इसके अंदर आराम से फिट कर सकते हैं, ठीक है। ये किस फॉर्म में हो गया, C6 and H2OY। तो ये ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से ग्लूकोज का फार्मूला। इसी तरह फ्रुक्टोज है, और सॉरी वी कैन से ये सुक्रोज है, दिस इज़ नॉट द फ्रुक्टोज, दिस इज़ द सुक्रोज, ठीक है। फ्रुक्टोज का फार्मूला भी सेम होता है, आगे देखेंगे हम लोग। ये सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है फार्मूला, C12H22O11, ओके। दोस्तों दिस इज़ द फार्मूला फॉर सुक्रोज। अभी सिर्फ ये सब ध्यान में रखिए, आगे बहुत डिटेलिंग में इनके स्ट्रक्चर वगैरह को हम लोग पढ़ेंगे, जब आप लोगों को समझ में आएगा। मेन फोकस हमको इसके स्ट्रक्चर पर ही करना है। तो अभी सिर्फ नाम ध्यान में रखिए, फार्मूला ध्यान में रखिए, कैसे होता है क्या होता है वो हम लोग आगे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखो इसको वापस से अगर मैं इस फार्मूले के हिसाब से बनाऊँ तो कार्बन कितना है, 12 है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा H2O को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 11। अब देखिए होगा क्या, कार्बन हो गया 12, हाइड्रोजन अगर 22 है तो 2 × 11 कितना हो गया, 22, और ऑक्सीजन 1 × 11 हो गया 11। समझ में आई बात। तो हम लोग सुक्रोज के फार्मूले को भी हम लोग इसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमको फार्मूला किस फॉर्म में मिलना चाहिए, CxH2OY के फॉर्म में मिलना चाहिए, जो मोस्टली केसेस में मिलता भी है, ठीक है। 95% केसेस में हमको जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इस फॉर्म के अंदर CxH2OY के फॉर्म में मिलते हैं। बट अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर फिट नहीं होते, और कुछ नहीं होते लेकिन इसके अंदर फिट होते हैं। तो देखो इसकी लिमिटेशंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। या वी कैन से द ड्रॉबैक्स ऑफ ओल्ड डेफिनेशन। उसमें सबसे पहले तो ड्रॉबैक क्या है कि बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स ये डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं बैठ सकते। तो देखो अगर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फार्मूला है C6H12O5। अब एक बात बताइए, इसको हम लोग CxH2OY के फॉर्म में बना सकते हैं क्या? देखिए ज़रा, ये वाली फॉर्म में इसको बना सकते हैं। चलो कार्बन कितना है 6, H2O कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो देखो अगर यहाँ पर 5 किया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो रही है, 10 हो रही है, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। या अगर यहाँ पर इसको 6 किया तो हाइड्रोजन तो 12 बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो पा रही है। आ रही है बात समझ में। तो ये एक ऐसा रैमनोज, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इस जो है डेफिनेशन के अंदर या इस फार्मूले के अंदर हमको फिट नहीं मिलता और फिट नहीं बैठता। और एक एग्जांपल है डीऑक्सीराइबोज, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रैक्टिकली इट इज़ फाउंड टू बी अ कार्बोहाइड्रेट, बट इसका फार्मूला देखिए C5H10O4। अगर इसको अगेन मैं उस फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पर हो जाएगा C5 और यहाँ पर हो जाएगा H2O। अब H2O के कितने मॉलिक्यूल बनाऊंगा? अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल लिखता हूँ तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, बट हाइड्रोजन 8 होती है और अपने को चाहिए कितनी 10। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 5 लिखूंगा तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गई, एक ज़्यादा हो गई। तो डीऑक्सीराइबोज और रैमनोज है ना, और ऐसे कुछ और अभी हैं। तो ये ऐसी एग्जांपल्स हैं जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं बैठते। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये। दूसरा ड्रॉबैक देखिए, एक होता है कंपाउंड अपने पास फॉर्मल्डिहाइड, हम सब ने पढ़ा है एल्डिहाइडिक पार्ट के अंदर, है ना, फॉर्मल्डिहाइड, उसका फॉर्मूला है HCHO। अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कोई दूसरा अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग नहीं करता। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला देखें HCHO, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो देखो कार्बन कितना है, कार्बन है 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं H2O कुछ इस तरीके से लिख दूँ, H2O को भी कर देता हूँ मैं 1। तो अब देखिए ज़रा, HCHO एक कार्बन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिल गई और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन मिल गई। अब देखिए मज़े की बात कि ये एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन वो इस डेफिनेशन के अंदर क्या हो रहा है, फिट हो जा रहे हैं ना, वेयर X is 1 Y is 1। समझ में आई बात।
तो अल्डेहाइड है ना, फॉर्मल्डेहाइड स्पेशली, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट स्टिल इट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो अब ये भी तो ड्रॉबैक है ना कि ऐसे कंपाउंड को भी अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन हम ऐसे कंपाउंड को भी कार्बोहाइड्रेट में शामिल कर रहे हैं जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और जो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट से हम लोग अलग कर दे रहे हैं। समझ में आती है बात। और एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। अब इसको भी देखो बनाओ, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, इसको लिख दूंगा मैं C2 और अंदर लिख दिया मैंने H2O। अब देखो H2O को अगर मैं 2 करता हूँ तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4, यहाँ पर 3 + 1 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब सारे एटम बैलेंस हैं। इसका मतलब एसिटिक एसिड को भी हम लोग CxH2OY के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। समझ में आती है बात। तो ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से इसको भी कार्बोहाइड्रेट के उसमें शामिल किया गया, लेकिन एक्चुअल में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ ओल्ड डेफिनेशन। इसलिए अब हमको क्या ज़रूरत पेश आई कि अब एक ऐसी नई डेफिनेशन बनाई जाए कि जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सब उस कैटेगरी में आ जाए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है वो उस कैटेगरी से क्या हो जाए, निकल जाए। सो दैट्स वाई वी आर फ्रेमिंग द न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो न्यू डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत कंप्लीट डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोलिसिस यूज दीज यूनिट्स। सिंपल सी डेफिनेशन एकदम। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स। सबसे पहला पार्ट तो ये देखो, कार्बोहाइड्रेट्स अब कैसे कंपाउंड है, दे आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी। पॉली किसे बोला जाता है, मेनी मल्टीपल, है ना। हाइड्रोऑक्सी, हाइड्रोऑक्सी ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप होता है ना। OH ग्रुप को बोला जाता है क्या, हाइड्रोऑक्सी ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी। पॉलीहाइड्रोऑक्सी मतलब क्या, अब कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें मल्टीपल कौन से ग्रुप होंगे, OH ग्रुप होंगे, है ना। अभी सिर्फ सुनते रहो, अभी सिर्फ दिमाग में रखते रहो, जब आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे खुद ब खुद, ठीक है। जब पिक्चर सामने आएगी तो खुद ब खुद एकदम सब चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली मीन्स मेनी मल्टीपल, हाइड्रोऑक्सी मतलब OH ग्रुप। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पहली चीज़ तो क्या है कि उनके पास मल्टीपल कौन से ग्रुप हैं, OH ग्रुप हैं। आगे क्या लिखा है, अल्डेहाइड्स, है ना। अल्डेहाइड्स मतलब क्या, अल्डेहाइडिक ग्रुप अपने को पता है। देखो अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है C+OH, इसको बोला जाता है अल्डेहाइडिक ग्रुप। CHO भी बोल सकते हैं, C+OH भी बोल सकते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट द अल्डेहाइडिक पार्ट। इसका मतलब एक डेफिनेशन तो कार्बोहाइड्रेट की क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड है जिनमें मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ में कौन सा ग्रुप लगा होगा, एक अल्डेहाइड का ग्रुप लगा होगा, या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स, है ना। कि दूसरा क्या है, क्या हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, पहली डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, मल्टीपल OH ग्रुप रहेंगे, साथ में एक अल्डेहाइडिक ग्रुप रहेगा। दूसरी डेफिनेशन में पॉलीहाइड्रोऑक्सी तो होंगे, मल्टीपल OH ग्रुप होंगे, उसके बाद अल्डेहाइड की बजाय कौन सा ग्रुप होगा, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप होगा, ये होता है RC+OR, है ना। अल्डेहाइडिक के H को किससे रिप्लेस करना है हमको, R मतलब अल्किल ग्रुप, है ना। CH3, C2H5, C3H7, ये सारे के सारे क्या है, हमारे अल्किल ग्रुप हैं। तो अल्डेहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और उसके साथ में क्या होंगे, दे आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी, है ना। तो देखो ये याद रखो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, बहुत सारे OH ग्रुप में एक अल्डेहाइड ग्रुप साथ में होगा, या बहुत सारे OH ग्रुप के साथ में एक कीटोनिक ग्रुप साथ में होगा, तो उन्हें क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और कंपाउंड्स दैट ऑन हाइड्रोलिसिस यूज दीज यूनिट्स। अब क्या होता है कि देखो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़ी बड़ी यूनिट में होते हैं, बहुत सारे ये जो पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स की बहुत सारी यूनिट क्या होती है, आपस में ज्वाइन होती है। तो जब उनका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, उनके साथ वाटर के साथ उनकी रिएक्शन की जाएगी, तो होगा क्या, वो ब्रेक होकर छोटे छोटे यूनिट्स बनाएंगे, और जो यूनिट्स बनेंगे वो या तो पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स होंगे। इसका मतलब ये जो कंपाउंड्स हैं, ये बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, जब इनको हाइड्रोलिसिस के ज़रिए बीच में से ब्रेक किया जाता है तो हमको कौन सी यूनिट देते हैं, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स, ठीक है। ये भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये हो गई उसकी कंप्लीट न्यू डेफिनेशन अल्डिहाइड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें मल्टीपल OH ग्रुप होंगे, साथ में या तो एक अल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या एक कीटोनिक ग्रुप होगा,
और या तो वो बड़े कंपाउंड होंगे जिनको हाइड्रोलिसिस के ज़रिए ब्रेक करने के बाद हमको ये यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मिलने लगेंगी। समझ में आ गई बात। तो ये होता है। अच्छा, अब जनरल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे ग्लूकोज है, उसके बाद में फ्रुक्टोज है, उसके बाद में सुक्रोज है, तो ये सारे स्वीट होते हैं टेस्ट में। याद रखना ये कैसे होते हैं, स्वीट टेस्ट के होते हैं, इसलिए इनको शुगर्स भी बोला जाता है ना। ग्लूकोज अगर देखोगे तो उसका टेस्ट स्वीट होता है। सुक्रोज, बेसिकली सुक्रोज क्या है, सुक्रोज हम लोग जो शक्कर मतलब यूज़ करते हैं ना घरों के अंदर, शुगर, केन शुगर से जो होता है वो होता है सुक्रोज। हमारी जो केन शुगर के अंदर की जो स्वीटनेस है, शुगर हम लोग किससे बनाते हैं, गन्ना जिसे कहते हैं। केन शुगर मतलब गन्ना, गन्ने से शुगर बनाई जाती है। तो बेसिकली वो होती क्या है, वो हमारा सुक्रोज होता है। समझ में आई बात। तो सुक्रोज का टेस्ट स्वीट है, ग्लूकोज का टेस्ट स्वीट है। इसी तरह मिल्क भी थोड़ा सा स्वीट होता है ना, तो मिल्क के अंदर भी एक स्वीटनेस होती है, वो जो है लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज, आगे वो भी देखेंगे। तो लैक्टोज जो है मिल्क की शुगर को बोला जाता है, ग्लूकोज नॉर्मल, और सुक्रोज जो है केन शुगर को जो है सुक्रोज बोला जाता है। तो ये सारे आमतौर से जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बहुत सारे, वो शुगर मतलब स्वीट टेस्ट के होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, शुगर। अब शुगर का ग्रीक एक वर्ड है जिसको बोला जाता है सैकरॉन। सैकरॉन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स शुगर्स। ठीक है, शुगर को अगर लैटिन में ग्रीक में देखेंगे तो उसका नाम क्या है, सैकरॉन। इसलिए इस नाम की बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी बोला जाता है, याद रखना। सैकेराइड्स किससे निकाला गया, सैकरॉन से। सैकरॉन का मतलब क्या होता है, शुगर, और शुगर मतलब स्वीट इन टेस्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दैट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज सैकेराइड्स। ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकेराइड्स। वाई सैकेराइड्स, because this term is derived from the Greek word saccharon. The meaning of saccharon is sugar, and carbohydrates are sweet in taste, that's why they are called as sugar, or we can say they are called as saccharides. आगे बात समझ में। तो ये सिंपल एक ओवरव्यू आइडिया था कार्बोहाइड्रेट्स का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे की तरफ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो उनकी यूनिट्स के हिसाब से क्लासिफाई किया गया। मतलब क्या कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर है ना एक सिंगल यूनिट होगी, दे आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स की यूनिट से मिलकर बने होंगे, दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। है ना, देखो सिंपल सी चीज़ें ध्यान से समझना। मोनोसैकेराइड्स, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सैकेराइड मतलब शुगर, और वी कैन से द कार्बोहाइड्रेट्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये होते क्या हैं, दे डो नॉट हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। इसका मतलब जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये सबसे ज़्यादा स्मॉलर, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट, सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हम इनको और तोड़कर और सिंपल छोटी यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आती है बात। मोनोसैकेराइड्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेट्स से ये मेरा एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, ये सबसे बेसिक छोटी स्मॉल यूनिट है। इसको और अब हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, ये ब्रेक करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट बाकी नहीं रहेगा, ये ख़त्म होगा। और जो दूसरे होते हैं, अब मोनोसैकेराइड मतलब एक सिंगल यूनिट, पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, बहुत सारी मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में ज्वाइन होगी और उनको आपस में हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिल जाएंगे। समझ में आती है बात। तो ये होता है मोनो और पॉली। तो उसमें सबसे पहला क्या है, मोनो, दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे डू नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर यूनिट्स। आगे बात समझ में, ये आगे और हम लोग इसको ब्रेक करके हाइड्रोलिसिस के ज़रिए और ब्रेक करके हम लोग इसकी फर्दर यूनिट्स नहीं बना सकते। जनरली दे कंटेन्स 3 to 7 कार्बन एटम्स हैं। इनके अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, 3 से 7 कार्बन एटम्स तक के हमको क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला अभी हमने देखा C6H12O6 है ना। इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब ये ग्लूकोज का अगर कोई चाहे कि और ब्रेक करके जो है सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स बनाए तो वो नहीं बना सकता। इसी तरह फ्रुक्टोज का फार्मूला भी सेम है, ये अल्डेहाइडिक ग्रुप होता है, ये कीटोनिक ग्रुप होता है। अभी हमने देखा ना, तो अल्डेहाइडिक पार्ट इसके अंदर होगा और कीटोनिक पार्ट इसके अंदर होगा, फार्मूला होगा सेम। समझ में आया। सो दे आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। अब जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ना, उसमें भी कैटेगरीज हैं। अब हमने क्या बोला, पॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे,
बहुत जब उनको ब्रेक किया जाएगा तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिलेगी, ठीक है। ये एक मोनोसैकेराइड, ये एक मोनोसैकेराइड, सब आपस में क्या है, लिंक्ड हैं। जब उनको ब्रेक करो तो बहुत सारे क्या होंगे, मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। तो पॉलीसैकेराइड में भी जो है बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक होता है ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, उसमें एक जो है टर्म है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। अब ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होगा कि दे यूज 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, है ना। ओलिगोसैकेराइड में क्या होगा, दे गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या होगा, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइन है, अगर हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आइदर उसमें से 2 मोनोसैकेराइड बाहर निकलेंगे या 3 निकलेंगे या 4 निकलेंगे। तो 2 से लेकर 10 तक जो देंगे, जो पॉलीसैकेराइड 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स देंगे, दे आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। आती है बात समझ में। और जो 10 से ज़्यादा देंगे उनको फिर जनरली पॉली बोला जाता है। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे सैकेराइड्स जो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स अपने अंदर से दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। उसमें सिंपल से एग्जांपल, उसमें भी हमने देखो थोड़ा सा डिवाइड किया 2-3 जगह। उसमें एक होता है डायसैकेराइड्स। अब डायसैकेराइड मतलब क्या, डाई का मतलब होता है 2 और सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब ये क्यों कितने देंगे, MS फॉर मोनोसैकेराइड। तो जब इनको हम लोग ब्रेक करेंगे डायसैकेराइड्स को, तो उसके अंदर से 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट निकलेगी। डायसैकेराइड, डाई का मतलब होता है 2, दे विल गिव 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस। जब उसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो वो क्या होगा, 2 जो है क्या देगा, मोनोसैकेराइड्स की यूनिट देगा। एग्जाम्पल है सुक्रोज, है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C11, यहाँ पर लिखा है, सॉरी C12 नॉट C11, C12H22O11, दिस इज़ द फार्मूला फॉर सुक्रोज। अब जब सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं ना, तो एक ग्लूकोज की यूनिट मिलती है और एक फ्रुक्टोज की यूनिट मिलती है। देखो एक मैं रिएक्शन सिर्फ देख कर बताता हूँ, आपको समझ में आएगा बेसिकली हाइड्रोलिसिस से होता क्या है। ये मेरे पास क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला है ना, C12H22O11। उसकी रिएक्शन किया मैंने किसके साथ, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब देखिए जब इसकी रिएक्शन सुक्रोज की वाटर के साथ कराएंगे तो 2 यूनिट्स मिलेगी, एक मिलेगी C6H12O6, दूसरी यूनिट भी वही मिलेगी C6H12O6। अब ज़रा जो है हम लोग कंपेरिजन करते हैं, इधर 12 कार्बन है, इधर 6 + 6 12 कार्बन है। इधर जो है हाइड्रोजन कितनी है, 22 + 2 कितनी हो गई, 24। यहाँ पर 12 + 12 24 हो गई। इसी तरह ऑक्सीजन 11 + 1 12 ऑक्सीजन, 6 + 6 12 ऑक्सीजन। तो बैलेंस है रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये सुक्रोज था, यहाँ पर मेरा सुक्रोज इस तरीके से जो है एक पूरा सिंगल जो है मॉलिक्यूल था। इसकी रिएक्शन जब हमने वाटर के साथ कराई तो वाटर सुक्रोज को क्या करता है, अलग करता है, और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इन दोनों के साथ ज्वाइन होकर अब ये एक यूनिट के क्या बन गए, 2 बन गए, जिसमें से एक बना ग्लूकोज, दूसरा क्या बना, फ्रुक्टोज। अब अपने को पता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, दे आर द मोनोसैकेराइड्स। वो सिंपलर यूनिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। और सुक्रोज ने क्या किया, हाइड्रोलिसिस के बाद 2 यूनिट्स दे दी, तो इसलिए उसे क्या बोला जाता है, डायसैकेराइड्स। तो हमको इन सब के बारे में भी डिटेलिंग में पढ़नी है, सुक्रोज के बारे में, इसी तरह जो है मेल्टोज है, लैक्टोज, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये याद रखो कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो एक ग्लूकोज मिलता है और एक क्या मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है। ओके उसके बाद में दूसरा है मेल्टोज, ठीक है। मेल्टोज इज़ अनदर डायसैकेराइड। इसका मतलब वो भी क्या करेगा, जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 यूनिट देगा मोनोसैकेराइड की। तो मेल्टोज का हाइड्रोलिसिस पे जो दोनों यूनिट्स मिलती है वो किसकी मिलती है, ग्लूकोज की। इसका मतलब ये मेल्टोज है, जब हाइड्रोलिसिस से ये ब्रेक होगा तो 2 अलग अलग यूनिट्स मिलेगी, दोनों भी क्या रहेंगे, दोनों भी ग्लूकोज रहेंगे। समझ में आई बात। सिमिलरली लैक्टोज, लैक्टोज का जब जो है हम लोग जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, तो इसमें से भी 2 यूनिट निकलेगी, इट इज़ अगेन अ डायसैकेराइड। और क्या क्या निकलेगा, एक ग्लूकोज निकलेगा और एक गैलेक्टोज निकलेगा। सो दे आर कॉल्ड एज डायसैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। उसके बाद में क्या हो सकता है, ट्राइसैकेराइड्स। अब ट्राइसैकेराइड क्या होगा, ट्राई का मतलब होता है 3, तो ये कितनी यूनिट देंगे हाइड्रोलिसिस के बाद, 3 मोनोसैकेराइड की यूनिट देंगे। एग्जाम्पल है रेफिनोस। रेफिनोस का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो एक ग्लूकोज मिलता है, एक फ्रुक्टोज मिलता है और एक गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इज अगेन अ मोनोसैकेराइड, वो आगे आएगा, उसके स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। तो रेफिनोस का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेसिकली 1 2 3 है ना, ऐसे पूरा रेफिनोज है। जब उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो वो ब्रेक होगा, एक ग्लूकोज की यूनिट, एक फ्रुक्टोज की यूनिट और एक गैलेक्टोज की यूनिट मिलेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्राइसैकेराइड। इसी तरह एक होता है टेट्रासैकेराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4। तो अब टेट्रासैकेराइड के अंदर कितनी मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलेगी, 4 यूनिट।
इस एग्जांपल है स्टैकियोस, उसमें क्या क्या मिलता है जब स्टैकियोस का हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग। सो वी विल गेट 1 ग्लूकोज यूनिट, 1 फ्रुक्टोज यूनिट एंड 2 गैलेक्टोज यूनिट्स। आती है बात समझ में। इसी तरह पेंटा होगा, हेक्सा होगा, बट मेनली हमको डाई वाले को क्या करना है, स्पेशली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या हो गए, जो हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स तक वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड। अच्छा, अब जो 10 से ज़्यादा देंगे, है ना, 10 से लेकर आगे तक देंगे, सो दे आर कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो पॉली मतलब दे यूज़ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, याद रखना। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देते हैं। बेसिकली ये कम से कम 100 यूनिट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 यूनिट्स, है ना, 100 से लेकर 3000 मोनोसैकेराइड्स को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस के ज़रिए दे सकते हैं। मतलब 100 से लेकर 3000 मोनोसैकेराइड्स उसमें होते हैं, हाइड्रोलिसिस कराओ, उनको अलग अलग करो। समझ में आती है बात। एग्जांपल इस स्टार्च, है ना, स्टार्च है, सेलुलोज है, इसी तरह ग्लाइकोजन है। तो ये इनको भी हमको पढ़ना है डिटेलिंग में, ठीक है, कि स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या है, इसी तरह सेलुलोज का स्ट्रक्चर क्या है। तो याद रखना ये क्या है, ये पॉलीसैकेराइड्स की एग्जाम्पल है। दे गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। अब ये 2 से 10 वाला मामला नहीं है, बल्कि ये लोग हंड्रेड्स और थाउजेंड्स के अंदर क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड्स को देते हैं। आगे बात समझ में। तो आज ये लेक्चर हमको यहाँ पर रोकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे से चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।